नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। गुजरात से एक बहुत फेमस आस्था के प्रतीक, एक व्यक्तित्व जिनको प्यार से कहा जाता है रणछोड़ दास। लेकिन वो किसी एक विशेष संदर्भ में उन्हें कहा जाता था, भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास के रूप में, क्योंकि वो उनका एक रूप था। देखा जाए तो वो एक लीला थी, रूप था। लेकिन भगवान कृष्ण को इस रूप में जाना जाता है, लेकिन असली जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रण को छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया में ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें कहते हैं गुड टाइम लीडर्स एंड बैड टाइम लीडर्स। आप पूरे इतिहास उठाकर देख सकते हैं दुनिया में कि अच्छे समय के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर हुए जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो वो रण छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन्हें उसका ना तो अनुभव होता है ना ही उसका उनके अंदर मादा होता है कि उसको फेस कर सके। कहते हैं कि चर्चिल वाज द फैंटास्टिक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है, बिल्कुल। उनका इतिहास बताता है कि चर्चिल वाज फैंटास्टिक वॉर टाइम। जब मुसीबत आती थी, मुसीबत की घड़ी थी, तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जैसे ही शांति का समय आया तो एटली को वापस लाना पड़ा वहां पर, क्योंकि फिर वो सो कॉल्ड चर्चिल उसके लिए कामयाब नहीं हुए। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई एक ऐसा लीडर जिसे वॉर टाइम का लीडर माना जाता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। क्योंकि सबसे एडवर्स वक्त में हिंदुस्तान के, जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसानों को, महात्मा वहां पहुंचते थे। कहीं कोई दंगे फसाद हो, बिना डरे बिना रुके तुरंत वहां पहुंच जाते थे, बिना अपनी सोचे कि मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। हर वो काम जो सत्य पर चलने वाला होता था करते थे, भले उसके लिए उनको जेल हो जाए, कोई फिक्र नहीं उनको। तो एक तरह से कहा जाए तो उस एडवर्सिटी के अंदर, उस बुरे समय के अंदर जो लीडरशिप निकलती है, उसका नाम था महात्मा गांधी। और उनके साथ जुड़े हुए अनगिनत और नाम है जो उस समय में, उस विभीषिका, उस बुरे समय के अंदर भारत में लोगों को भरोसा दिलाते हुए नजर आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ जमीन पर चलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर इस पर पहले आक्रमण करोगे तो पहले मेरे ऊपर आक्रमण करो। यह साहस हर एक में नहीं होता। तभी मैंने बात कही गुड टाइम लीडर्स, बैड टाइम लीडर्स। मैंने शुरुआत में शब्द इस्तेमाल किया रणछोड़ दास, लेकिन वो भगवान कृष्ण के संदर्भ में नहीं है। भारत में पहली बार आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो एडवर्सिटी के समय में, बुरे समय में, ना तो बोलता है ना एक्ट। शायद नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है, एक मिनट जी। नेटवर्क ब्लिंक कर रहा है, माफ कीजिएगा। तो आ रही चीन ने गलवान का अटैक, जी, जब चीन ने गलवान में अटैक किया था, उस समय भी प्रधानमंत्री चुप थे और बचने के लिए, छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जब मणिपुर में 3 महीने से हिंसा हो रही है और कल भयानक हिंसा हुई है, परसों भी भयानक हिंसा हुई है, कई लोग मारे गए हैं और पूरे हथियार आर्मरी फिर से लूट ली गई, जिसमें लाइट मशीन गन, जिसमें AK-47, जिसमें इंसास राइफल्स और जिसमें 22,000 बुलेट, और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों के सामने लूट कर चले जाते हैं 50 गाड़ियों भर के। एक व्यक्ति कोई रिएक्ट नहीं करता है। रण को कैसे छोड़ा जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी से सीखिए। हरियाणा में कुछ होता है, आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई एश्योरेंस देने वाला नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भाई, मुझे तो उस सम्मेलन में जाना है, उस समिट में जाना है, वहां जाके शांति का संदेश देना है, वहां जाकर मुझे बात करनी है। हिंदुस्तान का रेडिकलाइजेशन, हिंदू रेडिकलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है और ये चुप है।
लिंचर्स उनके प्रति चुप है। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया जाता है, 1 घंटे में बेल मिल जाती है, ये चुप रहते हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ही इज ए गुड टाइम प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए फेल्ड लीडर, क्योंकि जब भी क्रिटिकल इश्यूज का टाइम आया भारत के अंदर, ये वहां पर नहीं थे। कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है, ये सही बात है। लेकिन इस बुरे वक्त में जब हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री कहां थे? मिसिंग। मणिपुर में बोर्ड लगे हैं, बाकी जगह भी लगे हैं, यही विषय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज 4 प्रमुख विद्वान जो मौजूद हैं, वो वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। बिलाल सब्जवारी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राजेश ठाकर जी, अनिल सिन्हा जी, आप चारों का स्वागत है। कि मोदी इज ए गुड टाइम लीडर, बट व्हेन इट कम्स टू बैड टाइम, वो रण छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वो भगवान कृष्ण वाले रण छोड़दास नहीं है, उस नाम से मैं इक्वेट नहीं करूंगा। ये रण छोड़कर जाने वालों में से हैं। ये नजरें चुराते हैं, ये भागते हैं वहां से कि कहीं मुझे सामना ना करना पड़े, क्योंकि एडवर्सिटी इन्हें पसंद नहीं है। पहली टिप्पणी लूंगा राजेश ठाकर जी आपसे। आप गुजरात की पुण्य भूमि से हैं, भगवान कृष्ण की द्वारका वहीं है, रण छोड़दास का नाम भी वहीं से निकल कर आया था। लेकिन ये नाम मैं इस व्यक्ति को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी आस्था का प्रतीक है। राजेश ठाकर जी। ये आप सही कह रहे हैं, और ये भागने की जो उनकी आदत है तो सिर्फ अभी दिख रही है, लेकिन वो बचपन से भाग रहे। पहले परिवार में जिम्मेदारी से भागे। जब वो खुद कह रहे हैं कि अब मेरी माँ जो है लोगों के बर्तन मांज कर जो है हमारा घर चलाती थी, तो जवान बेटे का फर्ज होता है कि अपने घर परिवार में मदद करे और माँ की जो तकलीफ है उसको दूर करे। उस समय वो चले गए, कुछ हिमालय चले गए, ऐसी कुछ बातें हुई। उसके बाद जो है वो वहां से वैवाहिक जीवन से भागे। वैवाहिक जीवन के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी भागकर राजनीति में आए। तो ये अभी जो हो रहा है वो उनकी पुरानी आदत है, वो हर चीज से जो है मुंह फेर के भाग लेते। अच्छी विकेट पे वो चक्के और छक्के मारने के लिए टीवी पे आ जाएंगे, मीडिया पे आ जाएंगे, सभा के मंच पे आ जाएंगे। तो जैसे ही लगेगा कि ये जो विकेट है उसमें मेरा टिकना मुश्किल है, वो फिर संसद हो या सड़क, वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक तरफा संवाद करना, जब मुश्किल वक्त आए तो मुश्किल वक्त के उसमें उनकी जो फर्ज है वो नहीं कर पाए। कई सरकारें थी जो सरकार के बस में कई मामले ऐसे आए कि जो नहीं हो पाते थे, तो वो विपक्ष के साथ जो है बात करते थे, सामाजिक आगेवानों से बात करते थे, पत्रकार लेखकों से बात करती थी सरकार कि क्या किया जा सकता है, और एक साझा कोशिश होती थी जो चीज है, वो जो मसला है उसको हल करने की। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जो समस्या है वो खुद की ही पैदा की हुई है। सांप को आपने दूध पिलाया है, वही सांप अब आपको डस रहा है। अब आप ना बीन बजा सकते हो ना उसको नियंत्रित कर सकते हो। तो एक ऐसी स्थिति है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग हिंदुस्तान को सिर्फ 7 या 8 जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसको ही हिंदुस्तान समझते हैं। उनको लगता है कि 300 सीट बस इतनी जगह से हमारी आ जाएगी तो हम सत्ता पा लेंगे। तो कहीं पर कोई चीज हो रही है, उसका रिएक्शन जो है वो रिएक्शन हमको फायदा दिलाएगा, ये मानसिकता उनके अंदर बैठी हुई है। लेकिन आपने जो दंगे हरियाणा के बात किया, तो उसमें देखो आप कि बहुत सारे हिंदू जो लोग हैं, वहाँ मेवात के जो लोग हैं, वहाँ के जाट समुदाय के बहुत जो है नेता है, वो बाहर आए, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपील की कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हम ये करने वाले लोग नहीं है। हम बहुत जो है गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो बहुत सारे लोग इस समय में बाहर भी आए कि ये जो दंगे हो रहे हैं उस दंगे के साथ हम लोग नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में एक बात जा रही है। दूसरी बात यह है कि मैं हर बार कहता हूं कि पहले जो कहावत थी कि जब जब चुनाव आते हैं तो गरीब की थाली में पुलाव आता है, अब ये कहावत बदल गई है। जब जब चुनाव आता है तो हिंदू के घर में तनाव आता है। तो अब जो है जो बुद्धिजीवी हिंदू है वो समझने लगा है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
किसके बिहाफ पर हो रहा है, जो हो रहा है उसमें सिर्फ क्यों हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे ही क्यों जेल जा रहे हैं। जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा की जवानी बेकार है, क्योंकि न उन्होंने त्रिशूल पकड़ा, न रामशिला सर पर उठाई, न कहीं लाठी खाई, गोली और जेल की बात तो बहुत दूर की है। तो अपने बेटों की जवानी जो है वो सबसे धनिक बोर्ड के अंदर एडजस्ट हो जाती है, और हमारे और आपके बच्चे जो है उनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया जाता है, जब तक उनको शिक्षा और डिग्री पकड़ानी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है अति हो रहा है। ये जो उनकी पॉलिसी है, जो हार्ड हिंदू की जो लाइन है, और सिर्फ चुनावी राजनीति को चलते ही है, उनको हिंदुओं का भी भला नहीं चाहिए। हमारे गुजरात के अंदर दलितों के साथ जो हो रहा है, कल की ही एक घटना है जिसमें बहुत बुरी तरह से जो दलित युवा था उसको मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो उस गांव के स्मशान में उसके पिता की डेड बॉडी लेके गया। वो उनको यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सका, उसके गांव के बाहर एक जो जमीन थी वहां पर जाकर उनका अंतिम संस्कार करना। हम किस तरह दिशा में जा रहे हैं, हिंदुओं के अंदर भी आपने कितना विभाजन कर दिया है। और उसके बाद जो है वो हिंदुओं का झंडा बरदार करके होते चलते, आपने जो रात याद दिलाया रणछोड़ दास, यहाँ पर एक मोरारी बापू के संत है, सारे लोग उनको जानते हैं। मैं उनको नरेंद्र मोदी का ब्रांड एम्बेसडर कहता हूँ। हर बार मैं उनकी व्यासपीठ को राजपीठ कहता हूँ, क्योंकि उनकी व्यासपीठ हर चुनाव के वक्त लगती है अहमदाबाद के अंदर, और एक दो बात ऐसी कह जाते हैं जिससे नरेंद्र मोदी साहब को फायदा होता है। वो मोरारी बापू ने 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि जय श्री राम से पहले सिया राम था, और सिया राम जब बोलते हैं तो एक स्नेह का जो है भाव पैदा होता है। लेकिन आज तक मैं जब जय श्री राम सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आक्रोशित करने वाला नारा है। तो राम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। वो ये संत बोल रहे हैं, जो संत हमेशा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के जो है अपनी व्यासपीठ से कुछ न कुछ फायदे की बात करते थे। तो अब धीरे धीरे जो है ये बात है वो लोगों के बीच में जा रही है, लोग समझ रहे हैं। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ और नरेंद्र मोदी ये बात कब समझ पाएंगे। और जब हम ऑफलाइन थे तो एक सवाल पूछा गया था, ये देश को कहाँ ले जाएंगे, तब मैंने यही बात कही थी, देश को छोड़ो, देश को तो अंग्रेज बर्बाद नहीं कर पाए, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे जब इनके पास ये सत्ता नहीं होगी। आज जो जमघट है, आज की गुजरात की घटना है, उनके संगठन महामंत्री जो है प्रदीप सिंह वाघेला, उसका इस्तीफा ले लिया गया है। उनको कमलम में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते थे। तो एक जो अंदरूनी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल शुरू हो गई है, लेकिन जो है सत्ता की जो लालच है उसमें सारे लोग बंधे हुए हैं। तो ये जब अभी शेर की सवारी कर रहे हैं, जब उतरेंगे तब उनकी क्या स्थिति होगी, वो देखने लायक चीज है। जी।